नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत की जो है नदियों की पहली क्लास है। दोस्तों हमारा कल का टॉपिक रह गया था, एक दो पॉइंट से पहले इनको जो है कवर कर लेते हैं और उसके बाद जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में जो है जानेंगे। तो सुंदरबन का डेल्टा, दोस्तों सुंदरबन का जो डेल्टा है इसका निर्माण कौन कौन सी नदियाँ करती हैं? तो इसका निर्माण करती हैं गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है मिलकर सुंदरबन के डेल्टा का जो है निर्माण करती हैं। यह सुंदरबन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखेंगे दोस्तों। अब डेल्टा क्या होता है? यानी नदियाँ जो हैं अपने साथ जो भी अपसार यानी सेडिमेंट लेकर आती हैं तो उनको जो है दोस्तों समुद्र के किनारे जो है उनको एकत्र जो है कर देती हैं यानी इकट्ठा कर देती हैं। तो उसी को जो है दोस्तों डेल्टा जो है कहा गया है। और सुंदरबन का डेल्टा जो है ये जो है विश्व का जो है सबसे बड़ा है। और कहाँ पर दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में बनाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको मिलकर बनाती हैं। साथ ही दोस्तों मैनग्रोव वन पाए जाते हैं सुंदरबन के डेल्टा पर, याद रखेंगे। यानी मैनग्रोव वन जो है पाए जाते हैं सुंदरबन के डेल्टा पर। गंगा व ब्रह्मपुत्र, दोस्तों गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को जो है मेघना कहा जाता है, याद रखें दोस्तों। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को जो है मेघना के नाम से जो है जानते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को जो है मेघना कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है एक साथ मिलती हैं तो उनकी जो है संयुक्त धारा को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना के नाम से जो है जाना जाता है। अब भूपेन हजारिका सेतु, दोस्तों भूपेन हजारिका सेतु जो है इसका निर्माण जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर जो है इसका निर्माण हुआ है। और यह भूपेन हजारिका सेतु जो है यह जो है दो शहरों को यानी दो राज्यों को जो है कनेक्ट करने का जो है काम करता है। अब ये दो राज्य कौन कौन से जिनको जो है आपस में कनेक्ट करता है यानी आपस में जो है जोड़ता है। और इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? ढोला और सदिया। तो ये ढोला और सदिया जो है दो शहर हैं जिसमें से ढोला जो है अरुणाचल प्रदेश का शहर है और सदिया है दोस्तों असम राज्य का शहर है, याद रखें दोस्तों। ढोला और सदिया इन दोनों शहरों के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी यह ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदी लोहित नदी पर जो है बना है जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर लंबा है। और यह जो है ढोला यानी अरुणाचल प्रदेश, सदिया यानी असम, इन दोनों राज्य को जो है कनेक्ट करने का काम करता है भूपेन हजारिका सेतु, याद रखेंगे। तो यह दोस्तों भूपेन हजारिका सेतु और इसका दूसरा नाम है ढोला सदिया सेतु जो कि ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदी यानी लोहित नदी पर बना है, जो कि ब्रह्मपुत्र की बाएं हाथ की सहायक नदी है लोहित नदी, याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास का टॉपिक शुरू होता है यानी प्रायद्वीपीय भारत। यानी दोस्तों इसको दक्षिणी भारत की नदियाँ भी जो है कह सकते हैं क्योंकि ये प्रायद्वीपीय हिस्सा यानी इसीलिए जो है इसको प्रायद्वीपीय भारत जो है कहा जाता है। तो आप देख लेते हैं प्रायद्वीप की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की जो है नदियाँ कौन कौन सी, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो ये मैप में आपको दिखा देता हूँ कि प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है। तो दोस्तों ये जो हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, यानी इधर जो है अरब सागर है और इधर क्या है? इधर दोस्तों बंगाल की खाड़ी है और नीचे आपको पता ही है हिंद महासागर है यानी इंडियन ओशन है नीचे। तो दोस्तों इधर से जितनी भी नदियाँ जाती हैं इस प्रकार तो ये सभी जो है यानी जो पश्चिम से नदियाँ निकल कर कहाँ पर जाती हैं तो पूरब की ओर जो है अपना जल जो है गिराती हैं। तो इसको जो है दो भागों में बांट कर जो है हम पढ़ने वाले हैं, एक पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ, एक हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। तो इस प्रकार इनको जो है दो भागों में बांट के जो है पढ़ेंगे ताकि आपको जो है आसानी से याद हो जाए, याद रखेंगे। अब ये पूरब की ओर अधिकांश नदियाँ जो है पूरब की ओर ही क्यों बहती हैं? क्योंकि दोस्तों ये दक्षिणी भारत के जो दक्षिणी पठार है यानी भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है इसको दोस्तों दक्षिणी पठार के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसका स्लोप यानी ढाल जो है पूर्व की ओर है। इसी प्रकार जो है अधिकांश नदियाँ जो हैं किधर की साइड बहती हैं? पूरब की साइड जो है बहती हैं, याद रखेंगे। अब ये प्रायद्वीपीय नदियाँ, दोस्तों ये प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वर्ष भर प्रभावित नहीं होती यानी ये साल भर नहीं बहती हैं। क्योंकि अब ये साल भर क्यों नहीं बहती हैं? क्योंकि ये जो है वर्षा पर निर्भर रहती हैं। यानी जब वर्षा का सीजन आता है यानी वर्षा मानसून आता है तो उसी समय यानी जून सितंबर के बीच में जो है यह बहुत
अच्छी तरीके से बहती हैं, लेकिन जब वर्षा ऋतु यानी वर्षा का मौसम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो है नाम मात्र के लिए जो है बहती हैं और कभी कभी जो है बहना बंद कर देती हैं। यह जो है वर्षा पर निर्भर रहती हैं और दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां जो है पूर्व की ओर जो है प्रवाहित होती हैं। याद रखेंगे, यानी जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वह पूर्व की ओर, अधिकांश जो है नदियां पूर्व की ओर जो है प्रवाहित होती हैं। अब मैंने आपको बताया अब ये पूर्व की ओर प्रवाहित क्यों होती हैं कि दक्षिणी पठार का ढलान जो है किधर है, तो ये है पूर्व की तरफ ढलान यानी स्लोप। इसी कारण जो है अधिकांश नदियां जो हैं पूर्व की ओर जो है प्रवाहित होती हैं। अब इनका कारण प्रायद्वीपीय पठार का ढलान जो है पूर्व दिशा की ओर है। याद रखेंगे। अब देखते रहो सब प्रायद्वीपीय नदियों को जो है दो भागों में जो है बांट लेते हैं और इनको जो है इस प्रकार हम पढ़ेंगे। अब दो भागों में बांटते हैं, तो अब दो भागों में कौन कौन से दो भागों में बांटेंगे इनको, तो पहला पूर्व की ओर बहने वाली नदी और पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले दोस्तों पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में जो है जानेंगे। अब ये कौन कौन सी नदियाँ हैं जो अधिकांश नदियाँ जो हैं इसमें बहती हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी, ये मुख्य नदियाँ हैं और इन्हीं से जो है दोस्तों एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को जो है मिलता है। ये सभी जो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल गिरा देती हैं। याद रखें दोस्तों, ये जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है ये इधर से निकलकर जो है सीधी बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल गिरा देती है। यानी इधर कौन सी खाड़ी, इधर जो है बंगाल की खाड़ी, यानी पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में जो है अरब सागर है और नीचे यानी साउथ में जो है हिंद महासागर है। और ये जितनी भी दोस्तों पूर्व दिशा की ओर नदियाँ बहती हैं वे सभी जो है डेल्टा का जो है निर्माण करती है। याद रखेंगे, यानी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो बंगाल की खाड़ी में जो है जाती हैं और डेल्टा का जो है निर्माण करती हैं। यानी डेल्टा जो अपने साथ जो है अवसाद लाती हैं उनको जो है अपने तट पर जो है उनको जमा कर देती हैं, तो वही जो है डेल्टा जो है कहलाता है। इनकी मिट्टी जो है उपजाऊ होती है दोस्तों। जो ये डेल्टा बनाती हैं, जब डेल्टा जमा हो जाता है यानी बहुत सारी मिट्टी जो है जमा हो जाती है, अवसाद जमा हो जाता है, तो वह मिट्टी जो है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल यानी उपजाऊ जो है होती है। अब देखते हैं दोस्तों पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, यानी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। अब कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो पूरब से जो है पश्चिम दिशा में जो है प्रवाहित होती हैं, यानी पूरब से निकलती हैं और पश्चिम दिशा में यानी अरब सागर में जो है अपना जल गिरा देती हैं। तो इनका एग्जाम्पल है दोस्तों माही, नर्मदा और ताप्ती। ये तीन नदियाँ ऐसी हैं जो कि और भी छोटी छोटी हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट यही हैं माही, नर्मदा और ताप्ती, जो कि अरब सागर में जो है अपना जल जो है गिराती हैं। लेकिन दोस्तों ये जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं और ये जो है एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख का जो है निर्माण करते हैं। दोस्तों ज्वार नदमुख क्या होता है, तो ये जिस प्रकार गोदावरी, कृष्णा नदी अपने साथ जो अवसाद लेकर आती हैं तो वह जो एक जगह उसको इकट्ठा कर देती है, लेकिन जो पश्चिम दिशा में बहती हैं नर्मदा और ताप्ती, ये जो है अपने साथ जो अवसाद लाती हैं उसको जो है एक जगह इकट्ठा ना करके सीधा जो है उसको अरब सागर में जो है गिरा देती हैं और डेल्टा का जो है निर्माण नहीं करती हैं। याद रखें, तो यह है एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख और डेल्टा, यानी जिसमें जो है अवसाद को इकट्ठा किया जाता है वह डेल्टा का निर्माण करती हैं और जो अवसाद को नहीं इकट्ठा करती हैं वह जो है ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का जो है निर्माण करती हैं। इनका एक कारण क्या है, जो ये अवसाद जो इकट्ठा नहीं करती हैं, क्योंकि यह जो है दोस्तों बहुत ही तेज़ स्पीड से जो है बहती हैं, यानी बहुत तेज़ गति से जो बहती हैं। इसी प्रकार जो है ये अपना अवसाद जो है एक जगह जो है इकट्ठा नहीं कर पाती है, सीधे समुद्र में जो है उसको गिरा देती हैं, अरब सागर में जो है जल गिराती हैं। याद रखें दोस्तों, अरब सागर में जो है जल गिराती हैं और ज्वार नदमुख का जो है निर्माण करती हैं। मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, क्योंकि दोस्तों जब ये मिट्टी जमा ही नहीं करती तो मिट्टी उपजाऊ कहाँ से होगी, इसलिए जो है इनकी मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं होती है। याद रखेंगे। आप देखते रहो सब पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ, इनको एक एक करके डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। तो पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, याद रखें दोस्तों पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। अब सबसे पहले देखेंगे दोस्तों दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, यानी कहाँ से जो है निकलती है दामोदर नदी, तो पलामू जिला यानी झारखंड में जो है पलामू जिला पड़ता है और छोटा नागपुर के पठार का कुछ हिस्सा जो है पलामू जिला में जो है आता है। इसी छोटे नागपुर के पठार से जो है निकलती है दामोदर नदी। अब दामोदर नदी को जो है दोस्तों बंगाल का शोक जो है कहा जाता है, यानी अब बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो है झारखंड के बाद जो है बंगाल में जो है बहती है, यानी ये जो है दो राज्यों में बहती है, झारखंड से निकलती है और इसके बाद पश्चिम बंगाल में जो है जाती है।
जब ये पश्चिम बंगाल में बहती है तो अपने साथ जो है भयंकर बाढ़ लेकर आती है, जिसके कारण जो है पश्चिम बंगाल में जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए इसको जो है बंगाल का शोक जो है दोस्तों कहा जाता है। अब दामोदर नदी जो है हुगली की सहायक नदी है। याद रखें दोस्तों, दामोदर नदी जो है हुगली की सहायक नदी है, आपको पता है। और हुगली जो है गंगा की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी है, हुगली नदी। और इसी हुगली नदी के तट पर फरक्का बांध जो है बना हुआ है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। याद रखेंगे। अब दामोदर की जो है सहायक नदियाँ कौन कौन सी है दोस्तों? दामोदर की सहायक नदियाँ हैं बोकारो, कोनार, बराकर नदी। ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं? बोकार, कोनार और बराकर नदी जो है ये दामोदर की जो है सहायक नदियाँ हैं। याद रखें दोस्तों। अब सहायक नदियाँ क्या होती हैं? एक मुख्य नदी होती है, यानी एक बड़ी नदी होती है। इसमें जो है छोटी छोटी नदियाँ आकर जो अपना जल जो है गिरा देती हैं, तो उन्हीं को जो है इसकी सहायक नदियाँ जो है कहा। तो इसी प्रकार दामोदर नदी में जो है बोकारो, कोनार और बराकर नदी जो है अपना जल जो है दामोदर नदी में जो है आकर गिराती हैं। याद रखेंगे। अब बोकारो इस नदी के तट पर बसा, यानी झारखंड का बोकारो शहर जो है किस नदी के तट पर बसा है? दामोदर नदी के तट पर बसा है झारखंड का बोकारो शहर। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, इसके बाद आती है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। स्वर्णरेखा नदी दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जो है छोटा नागपुर के पठार से जो है होता है। याद रखेंगे। यानी छोटा नागपुर के पठार से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है। और झारखंड का जमशेदपुर शहर जो है इसी नदी के तट पर जो है बसा है। याद रखेंगे। यानी जिस प्रकार बोकारो शहर जो है दामोदर नदी के तट पर बसा है, उसी प्रकार जो है झारखंड का जमशेदपुर शहर जो है स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर जो है बसा है। अब स्वर्णरेखा नदी दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी का जो रेत है उसमें जो है सोना निकाला जाता है, यानी सोने के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी टुकड़े जो है टुकड़े यानी कण जो है पाए जाते हैं स्वर्णरेखा नदी के रेत में। अत्यधिक प्रदूषित नदी होने के कारण जो है इसको जेम मरुस्थल के नाम से भी जो है जाना जाता है। दोस्तों यह जो है अत्यधिक प्रदूषित नदी है, इसीलिए जो है इसको जेम मरुस्थल के नाम से जो है जाना जाता है। अब इसको जेम मरुस्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नदी में जो है अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण जो है मछली, कछुआ वगैरह यानी जीव जंतु जो है इसमें नहीं पाए जाते हैं। अब इनका कारण क्या है? क्योंकि जब कोई भी नदी अत्यधिक प्रदूषित होती है तो उसमें जो है ऑक्सीजन लेवल जो है कम हो जाता है, इसीलिए जो है इसमें जीव जंतु जो है नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसको जेम मरुस्थल के नाम से जो है जाना जाता है। प्रदूषण के कारण जो है इसमें जो है जीव जंतु नहीं होते हैं। याद रखें दोस्तों, आपको कारण इसका पता लग गया है। इसको ये जेम मरुस्थल इसको क्यों कहा जाता है? याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं ब्राह्मणी नदी एक छोटी सी नदी है, इसके बारे में बस इसका उद्गम यानी ओरिजिन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसके बारे में इतना कुछ विशेष नहीं है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। याद रखें दोस्तों, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है ब्राह्मणी नदी, बहुत छोटी सी नदी है और झारखंड में ही जो है प्रवाहित होती है। याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं दोस्तों महानदी। महानदी के बारे में जानेंगे, और महानदी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये परीक्षाओं में जो है कई बार महानदी से जो क्वेश्चन देखने को जो है मिला है। तो महानदी का उद्गम दोस्तों, महानदी का जो उद्गम यानी ओरिजिन है वह कहाँ से होता है? जो छत्तीसगढ़ में दोस्तों सिहावा की पहाड़ी पड़ती है, तो वहाँ से जो है महानदी का जो है उद्गम होता है। अब इसकी लंबाई कितनी है? 850 किलोमीटर की लंबाई है महानदी की। याद रखेंगे दोस्तों। कहीं कहीं जो है 1 किलोमीटर आगे पीछे जो है दिया हो सकता है, तो बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूज नहीं होना। याद रखेंगे। अब इसको जो है उड़ीसा का शोक कहा जाता है दोस्तों। महानदी को जो है उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अब इसको उड़ीसा का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है जब छत्तीसगढ़ के बाद जो है उड़ीसा में प्रवेश करती है, तो उड़ीसा में जो है दोस्तों भयंकर बाढ़ लेकर आती है, जिसके कारण उड़ीसा को भी जो है दोस्तों बहुत सारा नुकसान जो है होता है। इसी प्रकार इसको जो है उड़ीसा का शोक जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। और उड़ीसा के तट पर जो है डेल्टा का निर्माण करती है। याद रखें दोस्तों, महानदी जो है उड़ीसा के तट पर जो है अपना जो सेडिमेंट यानी अवसाद जो है लेकर आती है, उसको जो है उड़ीसा के तट पर जो है जमा कर देती है और डेल्टा का निर्माण करती है महानदी। उड़ीसा में जो है हीराकुंड बांध जो है इसी नदी पर बना है। याद रखें दोस्तों, आपने सुना होगा कि उड़ीसा में जो हीराकुंड बांध जो बना है वह इसी महानदी पर जो है बना है, और महानदी जो है उड़ीसा राज्य की सबसे लंबी नदी है। याद रखेंगे। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में जो है ध्यान से देखेंगे।
गोदावरी नदी। दोस्तों गोदावरी नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम जो है त्र्यंबक गांव, नासिक, महाराष्ट्र से जो है इसका उद्गम जो है होता है। याद रखें दोस्तों, गोदावरी नदी का जो उद्गम यानी जहाँ से निकलती है तो महाराष्ट्र का नासिक जिला है, और उस नासिक जिले में जो है एक गांव पड़ता है त्र्यंबक गांव, यानी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से जो है इसका उद्गम जो है होता है। अब इसकी लंबाई कितनी है? यानी 1465 किलोमीटर की लंबाई है गोदावरी नदी की लंबाई। यह किन किन राज्यों में बहती है? तो महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में जाकर जो है आंध्र प्रदेश के तट पर जो है डेल्टा का निर्माण करती है गोदावरी नदी। याद रखेंगे। अब दक्षिण भारत की जो है सबसे बड़ी एवं सबसे लंबी नदी है। दोस्तों दक्षिण भारत की जो है जो ये दक्षिण भारत का हिस्सा है दोस्तों, ये जो है दक्षिण भारत का जो है हिस्सा है, इस हिस्से की जो है गोदावरी नदी जो है सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी नदी है। अब सबसे लंबी नदी है क्योंकि इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, और सबसे बड़ी क्यों है? क्योंकि यह जो है दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा जो पानी देखने को मिलता है वह गोदावरी नदी जो है लेकर जाती है, इसीलिए जो है इसको पानी यानी जलग्रहण क्षेत्र के मामले में भी जो है सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की। अब इसके उपनाम यानी इसके उपनाम कौन कौन से? इसे वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, जिस प्रकार नॉर्थ में जो है गंगा सबसे लंबी है, उसी प्रकार जो है यह जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसी प्रकार इसको दक्षिण भारत की गंगा भी जो है कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? याद रखें दोस्तों, इसकी जो है सहायक नदियाँ कौन कौन सी है जो कि आकर इसमें जल अपना गिरा देती हैं? तो पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, शबरी, मंजीरा, प्राणहिता और प्रवरा नदी, ये सभी किसकी सहायक नदियाँ? ये सभी जो हैं गोदावरी नदी की जो है सहायक नदियाँ हैं। याद रखें दोस्तों, किसकी सहायक नदियाँ? ये सभी सहायक नदियाँ हैं गोदावरी नदी की। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।